तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के आज के इस विज्ञान के सेशन में हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात किया था कि गोलीय दर्पण द्वारा या प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो इसमें हम लोगों ने दर्पण तक बात किया था और दर्पण के आगे कितने प्रकार के दर्पण होते हैं उससे संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के विषय में हमने चर्चा किया था। जैसे ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, इन सब चीज़ों पर हमने विस्तार से चर्चा किया था। और आज मैं चर्चा करूंगा कि उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसी चीज़ को आज के इस सेशन में रखना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं कुछ लिखा हूँ। जैसे एक है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब जब आप बात करते हैं भौतिक विज्ञान के दृष्टि से, तो इसमें हम इस तरीके से बताते हैं कि जब किसी बिंदु पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जब मिलती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। पुनः जब किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर के प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमारे भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रतिबिंब है। अब उसको हमने दो प्रकार से लिखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक लिखा है वास्तविक और दूसरा लिखा है आभासी। तो प्रतिबिंब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के प्रतिबिंब हो सकते हैं, एक तो वास्तविक और दूसरा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि जहाँ पर वास्तव में प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है, वास्तव में प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसको आप किसी पर्दे पर इसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और दूसरा जो आभासी प्रतिबिंब है, यहाँ पर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तव में मिलती नहीं है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर मिल रही है, तो उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दो प्रकार के प्रतिबिंब हो गए, वास्तविक और दूसरा आभासी। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है, किस तरीके से हम प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो जैसा कि दोनों दर्पण को हमने पिछले सेशन में देखा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से दोनों से प्रतिबिंब कैसा बनता है उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात कम से कम दो किरणों को आप उसको कंसीडर करते हैं, तो दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उससे हम प्रतिबिंब के निर्धारण की बात कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बनाने जा रहा हूँ कि ये कौन सा दर्पण है, आप बताएंगे। ये दर्पण कौन सा दर्पण है? दोनों दर्पण हमने बनाया। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जब किसी गोलीय दर्पण का अंदर का हिस्सा, यानी जो केंद्र के तरफ का हिस्सा है, वह अंदर की ओर धंसा है और वह परावर्तक पृष्ठ है, तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका हो गया अवतल, अवतल। और दूसरा कि जब परावर्तक पृष्ठ उस गोलीय दर्पण के केंद्र से बाहर की ओर उभरा हो, तो उसको हम कहते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण। ये आपको हमने पिछले चैप्टर सेशन में बात किया था। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये आप जानते हैं कि ये क्या है, दोनों में मैं बना दे रहा हूँ। ये मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र C, फोकस F, और यहाँ पर वक्रता केंद्र C और फोकस F, ये आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे कोई प्रकाश की किरण आती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये कि प्रकाश की किरण
परावर्तन के पश्चात कब, जब मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई है, फोकस से होकर जाती है ये। और उत्तल दर्पण में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये हमने बना दिया यहाँ पर, ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ये आपका है। तो एक तो पहला नियम ये हो गया कि अवतल दर्पण में आपतित होने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, ये पहला नियम था। दूसरा नियम है, और उसको मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। उसको मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। इसमें पुनः मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर आपने बात किया था हमने C की, यहाँ पर F की, यहाँ पर C है और ये है F। तो यहाँ पर अब दूसरा, एक तो हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा उसी में कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा जो नियम है वह ये कहता है कि वक्रता केंद्र, जो आप देख रहे हैं कि इसमें वक्रता केंद्र C हमने लिखा है दोनों फिगर्स में। तो जो मुख्य अक्ष पे C बिंदु है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण अवतल दर्पण में पुनः उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये अगर कोई किरण है जो C से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पर वापस हो जाती है। तो ये आपका अवतल दर्पण में है। दूसरा ये उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण है वह जैसे ये आ रही है, ये परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पर वापस हो जाती है, ये उत्तल दर्पण में है। तो दूसरा नियम आपका ये है। तीसरा नियम ये कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण उसके विषय में क्या होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये आपका दोनों दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इसमें मुख्य अक्ष ए हो गया, इसमें मुख्य अक्ष ए हो गया। तो यहाँ पर फोकस इसका ये हमने कर दिया, यहाँ पर C इसका कर दिया, यहाँ पर फोकस हमने ये कर दिया, यहाँ पर C आपका ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण अवतल दर्पण में ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आ रही है और परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो किरण फोकस की ओर आ रही थी, इसको कल्पना करिए, यहाँ पर ये आ रही है, तो जो किरण आ रही थी वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका दोनों है। तो तीन नियम आपके हो गए कि सबसे पहले वो हमने चर्चा किया, दोबारा उसको रिपीट भी किया था। दूसरा इसमें था, ये दूसरा नियम था, ये तीसरा नियम। तो दूसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पर वापस हो जाती है। और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने उसी रास्ते पर चली जाती है। तीसरा जो नियम है ये था कि मुख्य फोकस से अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई
प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपके 3 नियम हैं। इन नियमों के आधार पर हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने की बात करेंगे। तो हम अगले सेशन में बात करेंगे कि किस प्रकार से उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बिंदुओं पर वस्तु को रख करके, ऑब्जेक्ट को रख करके, और वह उसका प्रकृति कैसा होगा, यानी वास्तविक होगा कि आभासी होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा या कैसा होगा, उसके विषय में हम आपसे अगले सेशन में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करें और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। कोई दिक्कत हो तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। 9452814915 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कोई कमेंट लिख करके डाल सकते हैं। तो धन्यवाद।